हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पार्ट 1 को पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, मतलब पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस पार्ट में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी मदद की, आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए है। मतलब ऐसा है कि आप किसी बोर्ड से हो, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, किसी बोर्ड के छात्र हो या छात्राएं हैं, आप ये सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर मतलब इसके तो देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है। हम लोग लिखेंगे कि मोलरता और मोललता में अंतर निम्नलिखित है। मोलरता और मोललता में अंतर निम्नलिखित है। देखिए एक साइड लिखेंगे मोलरता और एक साइड लिखेंगे मोललता। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक साइड हमने मोलरता को लिखा, दूसरी साइड मोललता को लिखा। तो देखिए मोलरता में पहला अंतर या पहला पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि इसका SI मात्रक मोल लीटर इन्वर्स होता है। मतलब मोलरता का SI मात्रक मोल लीटर इन्वर्स होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि मोलरता का SI मात्रक क्या होता है। तो मोल लीटर इन्वर्स या मोल बाय लीटर। देखिए मोल बाय लीटर हुआ, इसको हम लीटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया। और चलिए उसके बाद मोललता में पहला पॉइंट या पहला अंतर को लिखते हैं, इसका SI मतलब मोल kg इन्वर्स होता है। मोल kg इन्वर्स होता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मोलरता में मोलरता ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा अंतर देखते हैं मोलरता में, इसे कैपिटल M द्वारा, मतलब मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, और मोललता को हम स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मोलरता और मोललता में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बतावे। चलिए इसके अंतर को देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर निम्न है। तो देखिए एक साइड लिखते हैं आदर्श विलयन और दूसरे साइड लिखते हैं अनादर्श विलयन। तो देखिए आदर्श विलयन पहला पॉइंट या पहला अंतर को हम लोग लिखते हैं कि इसका समान उदाहरण व्यंजन होता है। मतलब आदर्श विलयन का समान उदाहरण व्यंजन होता है, और अनादर्श विलयन का समान उदाहरण जो होता है वह एथेनॉल होता है। अनादर्श विलयन का समान उदाहरण जो होता है वह एथेनॉल होता है। और आदर्श विलयन में सेकेंड अंतर को हम लोग लिखते हैं, इसकी सक्रियता मतलब इसकी एक्टिविटी जो होती है वह मोल अंश के बराबर होता है। मतलब A बराबर x कहते हैं हम मोल अंश को, मतलब मोल अंश को या मोल प्रभाव को हम x द्वारा सूचित करते हैं। मतलब जो आदर्श विलयन जो होती है सक्रियता मतलब एक्टिविटी वह मोल अंश के बराबर होती है, लेकिन अनादर्श विलयन की जो एक्टिविटी होती है वह मोल अंश के बराबर नहीं होती है। मतलब A डज नॉट बराबर x। उसके बाद चलिए तीसरा अंतर को हम लोग देखते हैं। देखिए आदर्श विलयन जो होता है वह राउट नियम का पालन करता है, लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है वह राउट नियम का पालन नहीं करता है। तो ये हो गया मतलब आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए दोस्तों ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछेगा, इसलिए कम से कम आपको फ्रेंड्स 2 अंतर लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 अंतर ही लिखना है। आपको 4 भी नहीं लिखना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप ज़्यादा लिखते हैं उस पर भी मार्क्स कटता है, और कम लिखते हैं उस पर भी मार्क्स कटता है। इसे देखिए आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए आपको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंतर को ही लिखना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि हेनरी के दूसरे नियम को लिखिए तथा इसके उपयोग को भी बतावे। हेनरी के दूसरे नियम को लिखिए तथा इसके उपयोग को भी बतावे। चलिए देखते हैं कि हेनरी का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे हेनरी का दूसरा नियम।
तो देखिए इसमें लिख सकते हैं कि नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता द्रव में होने के लिए, नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता द्रव में होने के लिए दिया गया आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। दिया गया आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। ये हुआ हेनरी का दूसरा नियम। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेनरी के मतलब इसके उपयोग को भी बता दे। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हेनरी के नियम के उपयोग को भी बतावे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि हेनरी के नियम का उपयोग निम्नलिखित है। हेनरी के नियम का उपयोग निम्न है। तो देखिए पहला उपयोग यह है कि शीतल पेय पदार्थ, मतलब जो कोल्ड होता है, मतलब जो ठंडा पदार्थ होता है, शीतल पेय पदार्थ या अन्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, अधिक दिनों तक सेफ रखने के लिए डिब्बाबंदी से, मतलब जो पैकेज होता है, मतलब जिस समय हम किसी पदार्थ को पैक करते हैं, मतलब डिब्बाबंदी उसी कहते हैं। मतलब जिस समय किसी वस्तु का पैक होता है उसी को हम डिब्बाबंदी कहते हैं। मतलब डिब्बाबंदी के समय नियत ताप, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसे हम फिक्स करके मतलब नियत ताप मतलब टेम्परेचर को फिक्स करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर दिया जाता है ताकि वह पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। शीतल पेय पदार्थ या अन्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, मतलब सेफ रखने के लिए डिब्बाबंदी के समय, मतलब जिस समय हम किसी वस्तु को पैक करते हैं, नियत ताप पर टेम्परेचर को फिक्स करके उसमें CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है ताकि वह पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। यह हेनरी का प्रथम उपयोग। चलिए दूसरा उपयोग को देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा उपयोग यह है कि तैराकी या गोताखोर यदि समुद्र के निचली सतह पर जाना होता है तो वह ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में कुछ हीलियम मतलब He गैस को भर दिया जाता है ताकि उसे सांस लेने में कोई तकलीफ या कठिनाई ना आवे। तैराकी या गोताखोर यदि समुद्र के निचली सतह पर जाना होता है तो वह ऑक्सीजन की गैस के सिलेंडर में कुछ हीलियम He की गैस भर दिया जाता है ताकि उसे सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि मूल अंश या मोल प्रभाज को परिभाषित करें। मूल अंश या मोल प्रभाज को परिभाषित करें। तो देखते हैं मूल अंश या मोल प्रभाज को। तो लिखेंगे हम लोग मूल अंश या मोल प्रभाज। तो इसमें लिखेंगे मतलब इसका परिभाषा को हम लोग लिखेंगे किसी बिलियन में उपस्थित घटक में मोल की संख्या, किसी बिलियन में उपस्थित घटक के मोल की संख्या एवं उस बिलियन की मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग मूल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसको दोबारा रीड करते हैं हम लोग। किसी बिलियन में उपस्थित घटक के मोल की संख्या तथा उस बिलियन में मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग मूल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रासरणिक दाब को परिभाषित करें। या देखिए प्रासरणिक दाब को हम लोग प्रासरण भी कहते हैं, या प्रासरण दाब या कह सकते हैं प्रासरणिक दाब, दोनों एक ही बात होता है। इसको आप नोट करिएगा। प्रासरणिक दाब या प्रासरण दाब को एक ही बात होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2016 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रासरणिक दाब की परिभाषा। तो हम लोग लिखेंगे प्रासरणिक दाब। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि प्रसारण की क्रिया में जो अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब पड़ता है उसे हम लोग प्रसारण दाब या प्रासरणी दाब कहते हैं। दोबारा इसको पढ़ते हैं हम लोग। प्रसारण की क्रिया में जो अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब पड़ता है उसे हम लोग प्रसारण दाब या प्रासरणी दाब कहते हैं। देखिए प्रसारणी दाब को हम लोग पाए द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। तो चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मतलब 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस मतलब पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिलोम प्रासरण मतलब उल्टा प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण एक ही बात होता है। देखिए प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण क्या होता है, मतलब आपसे प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा फ्रेंड्स आपसे प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण का परिभाषा पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे प्रतिलोम प्रासरण। तो इसमें लिखेंगे बाहरी दाब कारण, मतलब जो बाहर से दाब दिया जाता है उसके कारण अर्धपारगम झिल्ली पर जो अर्धपारगम झिल्ली में विलायक के अणुओं के प्रभाव को हम लोग प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण कहते हैं। बाहरी दाब के कारण अर्धपारगम झिल्ली में विलायक के अणुओं के प्रभाव को हम लोग प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण कहते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वांट हाफ गुणांक क्या होता है। वांट हाफ गुणांक क्या होता है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे वांट हाफ गुणांक के बारे में। तो देखिए लिखेंगे हम लोग वांट हाफ गुणांक में लिख सकते हैं कि विलय के अणुओं की संयोजन या वियोजन के बाद की कुल संख्या। विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के बाद के अणुओं की कुल संख्या तथा या एवं विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कणों की कुल संख्या को हम लोग वांट हाफ गुणांक कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं इसको हम लोग। विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के बाद की कुल संख्या एवं विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कणों की कुल संख्या का हम लोग वांट हाफ गुणांक कहते हैं। देखिए वांट हाफ गुणांक को हम आई द्वारा, स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। देखिए 2018 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। तो देखिए लिखेंगे हम लोग विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे हम लोग केप्पा मतलब के द्वारा सूचित करते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। तो देखिए इसका मतलब फार्मूला हो जाएगा केप्पा इक्वल टू, मतलब देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं मतलब केप्पा द्वारा, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो द्वारा, मतलब इसको देखिए ये हुआ रो का सिंबल, ये हो गया रो का सिंबल। तो देखिए तो केप्पा इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1/रो, जहाँ रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप 120 शॉर्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुका है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप कह ले या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर दोस्तों शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी हेल्प की, आपकी मदद की हमें बहुत ज़रूरत है। और साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों अब 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।